जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 5 की जी मॉक डिस्कशन शुरू करते हैं। अच्छा भाई, सवाल में सबसे पहले तो आपने इसमें इनिशियल रिकॉग्निशन पे गेन लॉस निकालना था। अकाउंटिंग वालों की नज़र में वो उल्टा देना था। अकाउंटिंग वालों ने जो रिकॉर्ड किया हुआ इनिशियल गेन लॉस, इनिशियल मेजरमेंट पे निकालने का तरीका ये है कि आपने एसेट को रिकॉर्ड करना था फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, P&L डेबिट। मैंने एंट्री नहीं की हुई, कैलकुलेशन की हुई है। इसको आपने उल्टाना था। फिर उसके बाद आपने ईयर एंड पे गेन लॉस निकालना था, इसको उल्टाना था। ये दोनों उल्टा देने थे। और टैक्स वालों की नज़र में कुछ भी नहीं जाना था करंट टैक्स की वर्किंग में, क्योंकि टैक्स वाले कह रहे हैं हम इसे कॉस्ट पे रखेंगे और गेन को तब कभी टैक्स लगाएंगे जब कभी एसेट बिकेगा। तो क्योंकि एसेट बिका नहीं, इसलिए गेन पे टैक्स नहीं लगना। तो टैक्स वाले कह रहे हैं हम इसको कॉस्ट पे रखेंगे। तो कॉस्ट पे रखने का ये तरीका है कि आप 70,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो दैट विल बी योर कॉस्ट। नेक्स्ट, यका नवंबर को आपने एक प्रोडक्ट बेची है 30 मिलियन की, और एज पर द कॉन्ट्रैक्ट 8 मिलियन वुड बी पेड इमीडिएटली, द बैलेंस वुड बी पेड आफ्टर 2 ईयर्स। ये वो मैंने 2 ईयर्स लिखा हुआ था यहाँ पे ऐसे। डिस्काउंट रेट इज 20% इन टैक्स लॉस, रेवेन्यूज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। IFRS 15 की तरह आपने सेल रिकॉर्ड करनी थी 8 जमा PV ऑफ 22, इस पे सेल रिकॉर्ड होनी थी, और फिर इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होनी थी 2 महीने की। सेल और इंटरेस्ट इनकम अकाउंटिंग वाले P&L में ले गए होंगे IFRS 15 की रोशनी में, इसे उल्टा देना था। बल्कि जितना कैश रिसीव हुआ है वो रिकॉर्ड करना था, वो 8 है। तो करंट टैक्स की वर्किंग में 8 को ऐड कर देना था, सेल और इंटरेस्ट इनकम उल्टा देनी थी। अगली चीज़ मेरे भाई ये थी कि अंडर टैक्स लॉज रेवेन्यूज टैक्सेबल रिसीट बेस, इस वजह से टैक्स बेस 0 आ जानी थी। ऑन यकम अक्टूबर BL एक्वायर्ड 12 मिलियन डिवेंचर्स एट 132 पर शेयर। तो आपने इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का अकाउंट बनाना था। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का अकाउंट इसलिए कि FVTPL मॉडल है। आप लोगों ने कैश रिकॉर्ड करना था 12 × 132। द कूपन इंटरेस्ट रेट इज 11% पेएबल एनुअली इन एरियस, एंड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वॉज वर्कड आउट एट 9.5%। इफेक्टिव रेट इग्नोर करना था क्योंकि ये FVTPL मॉडल है। एज ऑन 31/12/20 द डिवेंचर्स वर कोटेड एट 140। डिवेंचर्स 140 के ऊपर हैं, तो 12 मिलियन डिवेंचर्स इंटू 140, ये आपका कैरिड ऑन आ जाना था। और डिवेंचर्स आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड FVTPL। अंडर टैक्स लॉस को छोड़ें। सवाल में इंटरेस्ट है भाई, ये पास पेपर क्वेश्चन 6 जैसा था। पास पेपर क्वेश्चन 6 शायद आपको याद हो। पास पेपर क्वेश्चन 6 के अंदर हमने एक बात की थी कि अगर FVTPL मॉडल यूज़ हो रहा हो और हमारे साल का इंटरेस्ट हमारे साल रिसीव ना हो रहा हो, तो फिर आप इंटरेस्ट को T काउंट से रूट कराएं। इसलिए इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। इंटरेस्ट इनकम आपने निकालना था फेस वैल्यू के ऊपर। फेस वैल्यू 12 × 100 और मल्टीप्लाइड बाय, फिर आपने 11% कर देना था, मल्टीप्लाइड बाय अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3/12, और फिर एंड पे आपने P&L बैलेंसिंग निकालना था। अब P&L और इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर का अकाउंट बना के निकल आई P&L और इंटरेस्ट इनकम। अब ये अकाउंटिंग वालों का P&L इंटरेस्ट इनकम उल्टा देना था। टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? अंडर टैक्स लॉज इंटरेस्ट बेस्ड ऑन कूपन रेट इज टैक्सेबल एट 12%। टैक्स वाले कह रहे हैं कि इंटरेस्ट 12% पे लगा दो। कोई नहीं, ठीक है, इंटरेस्ट को हम 12% पे कर देंगे। वो करंट टैक्स की वर्किंग में आपने जो इंटरेस्ट निकला है उसे लेस कर देना था, क्योंकि टैक्स वाले इस पे अलग रेट लगा रहे हैं। और कैपिटल गेन इनकम इज टैक्सेबल एट 15%। जब कभी ये बिकेंगे तब 15% पे टैक्स लगेगा। अब एक बार याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट टैक्स वाले ना चीज़ों को फेयर वैल्यू पर नहीं लेके जाते, तो टैक्स वाले जो है वो चीज़ों को कॉस्ट पे रखते हैं। इसलिए हमने इस चीज़ को कॉस्ट पे ही रखना था, ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जाना था। तो टैक्स वालों की नज़र में टैक्स बेस निकल आनी थी। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का जो डिफरेंस आना था वो कैपिटल गेन है, कभी ना कभी आएगा। जब भी वो कैपिटल गेन आएगा उस पर टैक्स लगेगा 15%। तो ये आप करंट और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग आप देख सकते हैं जाके। करंट में आपको इंटरेस्ट इनकम उलट रही होगी, और जो अकाउंटिंग गेन लॉस है वो उलट रहा होगा, और इंटरेस्ट इनकम पे नीचे जाके अलग रेट पे टैक्स लग रही होगी। और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के अंदर कैरिंग अमाउंट आ रही होगी ये वाली, और टैक्स बेस कॉस्ट बेस पे आ रही होगी। अनयूज टैक्स लॉसेस 1200 के हैं टिल 31 दिसंबर 2019।
However, deferred tax asset was recorded only to the extent of 40 million due to limited availability of profit. डेफर्ड टैक्स एसेट आपने सिर्फ रिकॉर्ड किया है 40 मिलियन पे, कि पिछले साल की बात है। तो पिछले साल की जो आपने डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करनी थी उसमें आपने 40 मिलियन के ऊपर डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करना था। अच्छा, इस साल क्या कहानी बनी है? इस साल ये कहानी बनी है कि इस साल प्रॉफिट ज़रूरी नहीं हमारे वही एक्सपेक्ट जितने किए हैं वही आए, हो सकता है इस साल हमारे ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए। इस साल अगर करंट टैक्स की वर्किंग में ज़्यादा प्रॉफिट आ गए तो एक चीज़ हमने क्लास में की थी, शायद आपको याद हो, करंट टैक्स की वर्किंग में अगर इस साल ज़्यादा प्रॉफिट आ गए तो ज़्यादा लॉस माइनस होगा। अब जितना 40 की बनिस्बत ज़्यादा माइनस होगा उसको हम रिकॉन में लेके जाएंगे। तो रिकॉन्सिलिएशन में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि करंट टैक्स की वर्किंग में प्रॉफिट टैक्सेबल आया कितना और 40 की बनिस्बत कितना ज्यादा आया। जो 40 की बनिस्बत ज्यादा आया उस पर हमने डेफर्ड टैक्स एसेट नहीं बनाया हुआ था, इस वजह से रिकॉन आउट होगी। तो रिकॉन के अंदर यह चीज जानी थी। यह सवाल में टेक्निकल बात थी। अच्छा, आगे जी चलते हैं। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35% फॉर 2020। एप्लीकेबल टैक्स रेट 35% है 2020 के लिए एंड प्रायर ईयर्स। हाउएवर दिस रेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड। ये रेट रिड्यूस हो गया है बाय 8% फॉर 2021 एंड फ्यूचर ईयर्स। 2021 और फ्यूचर ईयर्स के लिए ये रेट रिड्यूस हो गया है थ्रू फाइनेंस एक्ट इनेक्टेड ऑन 25 दिसंबर 2020। तो हमारे साल खड़े होकर अगले साल का रेट पता चल जाए तो आपने फिर 27% पे डेफर्ड टैक्स वाली कैलकुलेशन करनी थी। अब क्योंकि रिकॉन में रेट यूज़ होना था 35 और करंट टैक्स में भी यही यूज़ होना था, लेकिन डेफर्ड टैक्स में चला गया था 8% माइनस करके, यानी 27%। तो डेफर्ड टैक्स 27 ही आएगा ना, हाँ। तो डेफर्ड टैक्स में कैरी डाउन गलत था, तो कैरी डाउन को आपने सेट करना था। ये आखिरी क्लासेस में डिस्कस हुआ था एक दफ़ा। अच्छा जी, 2015 में क्लेम्स आए हैं फॉल्टी हेयर स्ट्रेटनर्स के 2000 कस्टमर्स से। क्लेम डिपार्टमेंट ने एडवाइस किया है कि 20% ऑफ क्लेम्स आर इनवैलिड और द रिमेनिंग क्लेम्स हैं 50% के कैन बी रिपेयर्ड एट कॉस्ट ऑफ 1800 विल्स द 50% विल बी रिप्लेस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 4000। तो पहली तो बात है 2000 कस्टमर्स का क्लेम में से 20% क्लेम आपने माइनस कर देने थे, तो जो बाकी 80% क्लेम्स बचने थे उनका 50-50 करना था, उसकी बेस पे प्रोविजन निकालनी थी। लेकिन प्रोविजन में से 2 मिलियन माइनस कर देना था क्योंकि इतनी पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। पेमेंट को एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दिया, सवाल कह रहा है। अब आप अगर देखें 2000 ज़रब 80%, 2000 ज़रब 80%, उसका 50-50% हमने लिया है, यानी 800 यूनिट्स रिपेयर के लिए आएंगे और 800 रिप्लेसमेंट के लिए। तो कॉस्ट पर रिपेयर या रिप्लेसमेंट आ रही है, प्रोविजन बनानी थी इतने की, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और फिर जितनी प्रोविजन पे होगी प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन हमने रॉन्ग एंट्री कर दी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, यानी जितनी पे हुई उसी को। तो अब इसकी वजह से करना क्या है, रेक्टिफाइंग एंट्री, एक्सपेंसेस हमारे जो है बढ़ जाएंगे, उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा और प्रोविजन बढ़ानी पड़ेगी, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ये रेक्टिफाइंग एंट्री पोस्ट कर देनी थी। कंप्यूट द चेंज इन प्रॉफिट्स एसेट्स। अच्छा, डोर लिमिटेड इज़ अ लिस्टेड कंपनी। डोर लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है और इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स में। डीएल जनरेट्स 45% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स टू जर्मनी, आउट ऑफ विच 20% आर मेड टू ओनली वन कस्टमर, डेट इज़ मिस्टर बिटांको। तो 45% का अगर आप 20% लें तो डेट इज़ ग्रेटर देन out of which 20% are made to only one customer, that is Bitanco. 15% of GL generates 45% of revenue from its exports to Germany, out of which 20% are made to only one customer. So 45 into
0.2, डेट इज़ 9%। तो ये 9% सेल आ रही है। तो इसका मतलब है ये बिटांको जो है हमारा मेजर कस्टमर नहीं है। तो जब वो हमारा मेजर कस्टमर नहीं है तो इसलिए हमें उसका डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। 15% ऑफ एंटिटी रेवेन्यूज़ फ्रॉम बांग्लादेश, ये तो अच्छी बात है। 20% ऑफ नॉन करंट एसेट्स आर लोकेटेड इन जर्मनी। नॉन करंट एसेट्स तो जर्मनी के अंदर आपके लोकेटेड हैं। तो इस मीन्स के आपने अब नॉन करंट एसेट्स पाकिस्तान के और बाहर के उनकी अलग अलग डिटेल देनी है, और पाकिस्तान की और बाहर की सेल का डिस्क्लोजर अलग अलग देना है। फॉलोइंग डिस्क्लोजर हैव बीन प्रिपेयर्ड। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल रिपोर्टिंग सेगमेंट। बस ठीक है, क्योंकि बस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर ही लिखा हुआ है, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। रेवेन्यू फ्रॉम लेदर बैग्स रिप्रेजेंट 95% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी, बाकी 3% कोई और छोटा मोटा रेवेन्यू होगा, ठीक है। सेल रिप्रेजेंट लोकल एंड एक्सपोर्ट, ना ना ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, डिस्क्लोजर गलत है। लोकल और एक्सपोर्ट सेल के बारे में आपने बताना है कि लोकल सेल कितनी है, एक्सपोर्ट सेल कितनी है। कंपनी डज नॉट हैव एनी लोकल मेजर कस्टमर। लोकल मेजर कस्टमर तो का लफ्ज़ तो नहीं, कंपनी डज नॉट हैव एनी मेजर कस्टमर। फॉरेन भी नहीं है, लोकल भी नहीं है, बस मेजर लोकल मेजर कस्टमर का लफ्ज़ तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये भी एक छोटी सी गलती थी। बाकी आपने एसेट्स की डिटेल नहीं बताई हुई। जिस एंटिटी के सिंगल रिपोर्टेबल सेगमेंट होता है उसने अपनी इंटरनल एक्सटर्नल सेल भी बतानी होती है, और इंटरनल एक्सटर्नल एसेट्स भी, नॉन करंट एसेट्स आपने अपने अलग अलग बताने होते हैं, और इसने अपनी रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर भी बतानी होती है। तो रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर है नहीं, लोकल का लफ्ज़ इसने एज इट इज़ लिख किया था, तो लोकल का लफ्ज़ इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड, ये भी एक मसला है। रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर आप शो करेंगे वेदर लोकल और फॉरेन है, लेकिन हमारे सवाल में वैसे कोई लोकल कस्टमर था ही नहीं। एंटिटी शैल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सटेंस ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर वेदर लोकल और फॉरेन। हाउएवर, इधर मैं डाल दूंगा हाउएवर वी हैव नो मेजर कस्टमर, हमारा कोई मेजर कस्टमर नहीं है एज पर डाटा गिवन इन क्वेश्चन। नॉन करंट एसेट्स अलग अलग शो करने चाहिए थे, और इसी तरह कंट्री ऑफ डोमिसाइल और फॉरेन कंट्री की सेल अलग अलग शो करनी चाहिए थी। योर फाइनेंस मैनेजर दिरहम लिमिटेड इज इन्वॉल्व इन द मल्टीपल बिजनेसेस। रेवेन्यूज़ आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही हैं, ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट इनकम, फेयर वैल्यू लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्लासिफाइड एट एफईटी ओसीआई, ये ओसीआई में चला जाएगा। फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये अदर इनकम में चला जाएगा। एनिमल बॉन्ड्स ऑन यकम जुलाई 17 एंड यकम जनवरी 18। यकम जनवरी 18 तो हमारा साल बनता है, और यकम जुलाई 17 पिछला साल। वर नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, गेन इज टू बी रिकॉर्डेड इन अदर इनकम as it is not entity's main source of income. Details of fair value less cost to sell is as below. Newborn animals, 0.5-year-old animals born on Yakam July 17. उसके बाद न्यू बॉर्न एनिमल्स इधर आ रहे हैं यकम जनवरी 18 को, इनकी फेयर वैल्यू, और फिर 1 year old एनिमल्स बॉर्न ऑन यकम जनवरी 18, 31/18 को ये हैं। ये देखें ना, ये जो न्यू बॉर्न एनिमल्स हैं ये 0.5 years के हो गए होंगे ना साल के एंड पर, तो ये 20 वाले 30 के हो गए हैं। फिर अगले साल न्यू बॉर्न और हैं, और 1 year old एनिमल्स बॉर्न ऑन यकम जनवरी 18। वो जो यकम जनवरी 18 को बॉर्न हुए थे वो वाले अब 28 के हो गए हैं। लेकिन अब हमारे साल के एंड पे दोनों पड़े होंगे, जो पिछले साल वाले न्यू बॉर्न हैं और जो इस साल वाले भी। तो कहते हैं 1.5 साल ओल्ड एनिमल बॉर्न ऑन यकम जुलाई 17। तो ये वाले वो हैं जो हमारे साल पैदा होके पड़े हुए थे, और ये वाले वो हैं जो पिछले साल पैदा होके पड़े हुए थे। तो अब आप लोगों ने कैलकुलेशन करनी थी, हमारे साल का गेन लॉस खाली निकालना था, पिछले साल का तो नहीं निकालना था, क्योंकि हमारे साल का P&L मांगा हुआ था। तो हमारे साल के न्यू बॉर्न की एंट्री बायोलॉजिकल ऐसे कहते हैं डिटेल्स ऑफ फेयर वैल्यू वर नॉट रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल, ये चीज़ें आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, और गेन को अदर इनकम में लेके जाना है क्योंकि ये हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो न्यू बॉर्न की डिटेल आ गई, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट इनकम क्रेडिट। फिर उसके बाद
ये वाले 3 रुपये से बढ़ गए और ये वाले 5 रुपये से बढ़ गए। पिछले साल की गलती तो आरी में सही होगी ना, हमारे P&L में तो नहीं सही होगी। पिछले साल अगर कोई गलती हो गई है, पिछले साल ये 20 रुपये रिकॉर्ड नहीं हुआ और ये 10 रुपये रिकॉर्ड नहीं हुआ। इस साल तो रिकॉर्ड होना चाहिए था 30 और 35 का डिफरेंस 5। ये 30 और 35 का डिफरेंस 5 और 28 और 25 का डिफरेंस 3, ये गेन में जाना चाहिए। 28 और 25 को हमने अदर इनकम में डाल दिया, अदर इनकम अपनी पकड़ के 28 और 25 को अदर इनकम में डाल दिया। इसके बाद ये डिस्कवर हुआ कि हमारी इन्वेंट्री ओवरस्टेट कर गई थी। याद रखिए, अगर हमारी पिछले साल की क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेट कर गया तो हमारे इस साल का ओपनिंग ओवरस्टेट कर गया। तो ओपनिंग को कम करना है। ओपनिंग कम करने से प्रॉफिट पे क्या फ़र्क पड़ता है मैं ये नहीं पूछ रहा, ओपनिंग कम करने से कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी कॉस्ट ऑफ सेल सही नहीं है, ओपनिंग स्टॉक में कम करने लगा हूँ। अब जब मैं ओपनिंग स्टॉक बढ़ाऊंगा तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगी, याद रखिएगा। और जब मैं ओपनिंग स्टॉक कम करूंगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल कम हो रही है। $20 मिलियन का एक कस्टमर ने केस किया है, 20% चांस है कि हम हारेंगे। इसका मतलब है प्रोविजन बनाने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है। ओहो, हमने प्रोविजन बना दिया 4 मिलियन की, पता नहीं कैसे निकाली है। 20 से 20 इंटू 20% शायद निकाली हो। अनरिकवरेबल कॉस्ट ऑफ डिफेंडिंग द एक्शन आर 1 मिलियन, दीज हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर। ये तो लॉयर फीस वगैरह होगी, तो इसको तो खर्चे में डालना चाहिए। तो 1 को खर्चे में डाल देते हैं, 4 को खर्चों से निकाल देते हैं। तो 1 को खर्चे में डाल देते हैं, 4 को खर्चे से निकाल देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। डीएल ने सेल की ओवरसीज कस्टमर को चीज़ें, नो एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर दिस सेल। और साल के एंड पे अभी तक ये डेटर को पैसे देने हैं। तो ये मॉनिटरी आइटम है, इसकी 2 एंट्रीज होंगी। एंट्रीज की तो ज़रूरत नहीं थी, बस सेल रिकॉर्ड करनी है और अदर इनकम के अंदर 0.8 डालना है, तो आसान सा था। उसके बाद 5% बॉन्ड्स हमने एक्वायर किए हैं एट फेस वैल्यू और इनको अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में शो करना है। इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ईच ईयर। डीएल इनकर्ड 0.4 मिलियन ब्रोकर फीस विच हैज़ बीन एक्सपेंस टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओहो, ब्रोकर फीस एक्सपेंसेस में डाल दिए। और द बॉन्ड्स आर रीपेबल एट अ प्रीमियम। डीएल हैज़ रिकॉर्डेड द इंटरेस्ट। अब प्रीमियम का क्या करना था, प्रीमियम की परसेंटेज तो इग्नोर करनी थी, वो तो एंड पे आखिरी साल रेलिवेंट होती है। डीएल हैज़ रिकॉर्डेड द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 31 दिसंबर इन्वेस्टमेंट इनकम। इंटरेस्ट रिसीव वाला, इफेक्टिव रेट वाला नहीं, रिसीव वाला। सॉरी, बॉन्ड्स आर रिपेबल, सॉरी, ये मैंने समझा था प्रीमियम है 8%, ये प्रीमियम नहीं है, ये तो इफेक्टिव रेट है, ये तो हम यूज़ करेंगे। अच्छा, प्रीमियम की परसेंटेज नहीं दी भी होती, वो हमने इग्नोर करनी थी क्योंकि प्रीमियम आखिरी साल के लिए रेलिवेंट होता है। तो डीएल इंटरेस्ट रिसीव को इनकम में डाला। भाई रिसीव को इनकम में नहीं डालना चाहिए था, जो इफेक्टिव रेट है वो इनकम में डालना चाहिए था। अब करेंगे क्या, पहले कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद ओरिजिनल एंट्री ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। उसकी जगह मैंने इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया और जितना रिसीव हुए उसको इनकम में डाल दिया। तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री की वजह से खर्चे कम हो जाएंगे और इनकम बढ़ जाएगी। तो खर्चे हमने कम कर दिए 0.4 से और इनकम हमने बढ़ा दिया। बाकी हमने एक प्रॉपर्टी रिवैल्यू की है जिससे रिवैल्यूएशन गेन आया है 12 का, तो इसको ओसीआई में डाल देंगे। ओसीआई में एक और चीज़ भी है 11 वाली, तो इसको P&L के फेस पे देख लें। एसओसीआई के फेस पे, बल्कि ये 12 और ये 11 इस पे लॉस है क्योंकि ये डेबिट साइड पे नज़र आ रहा है। ओके, फिजिबिलिटी स्टडी की है हमने एक वेबसाइट के लिए। फिजिबिलिटी स्टडी को एक्सपेंस में डाला जाता है। परचेज ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर उसका सॉफ्टवेयर IS 16 में जाएगा। वेबसाइट वाज अपग्रेडेड, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कास्ट वाज इतने, एंड ऑनलाइन पेमेंट वाज डेवलप्ड बाय एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स इतने। ये असल में मेन खर्चे हैं इसको अपग्रेड करने का और ऑनलाइन पेमेंट्स का, और पर्सोनल जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ हुआ है और जो प्रमोशन कॉस्ट है वो एक्सपेंसेस में चली जाएगी।
अच्छा आगे चलें जी। ऊपर लिखा हुआ था मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस करिए ऑनलाइन सेल थ्रू इट्स वेबसाइट। तो जब ऑनलाइन सेल कर रही होती है थ्रू इट्स वेबसाइट तो एक्सपेंसेस इनकर्ड इन दिस रिगार्ड एज फॉलोज। पहली लाइन पढ़े ना, फाइन मार्केट्स क्वालिटी थ्रू सेल ऑफिस इन मेजर सिटीज इन मार्च मैनेजमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस ऑनलाइन सेल्स थ्रू इट्स वेबसाइट। द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन दिस रिगार्ड एज फिजिबिलिटी स्टडी, परचेज ऑफ हार्डवेयर, वेबसाइट वॉज अपग्रेडेड। ये ना इन्हेंस कर जाती है, ऑनलाइन सेल से हमारी प्रोडक्ट इन्हेंस कर जाती है। तो जो चीज़ जब चीज़ इन्हेंस कर जाए तो इस एक्सपेंडिचर को फिर हम कैपिटलाइज करते हैं। तो इसलिए अपग्रेड करने का खर्चा और एक्सटर्नल बंदों की फ़ीस को हमने कैपिटलाइज किया। Curtain Limited is engaged in manufacturing of furniture products. Following disclosures have been extracted from CS draft financial statements for the year ended 31 December 2022. Name of company, country of incorporation, ओहो कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन नॉट इन पाकिस्तान ही लिखना चाहिए, इसमें बताना चाहिए कौन सी कंट्री है। बेसिस ऑफ एसोसिएशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में एक मसला है, देखें एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं बताए हुए उसने, वो भी बताने होते हैं। तो अब मसले देख लें। एज्यूमिंग कि ये कंपनी लिस्टेड है और एज्यूमिंग कि ये कंपनी अनलिस्टेड है। अगर लिस्टेड है तो इस पर कौन सा शेड्यूल लगेगा, फोर्थ। अगर अनलिस्टेड है तो इस पर कौन सा शेड्यूल लगेगा, फिफ्थ। तो फोर्थ और फिफ्थ शेड्यूल लगने थे, ये डिस्कशन हो रही थी। अब जी हम सवाल की तरफ आते हैं अपने। उसके लिए अगर आप ओपन करें फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर, तो फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में आपको दो चीज़ें मिलेंगी। नेम ऑफ अंडरटेकिंग एंड कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो देखिए नेम बताया हुआ है, कंट्री नहीं बताई हुई, ये मसला है। उसके बाद बेसिस ऑफ एसोसिएशन, फिलहाल आप इसे लिस्टेड कंपनी समझें। बेसिस ऑफ एसोसिएशन, बेसिस ऑफ एसोसिएशन बताई हुई है, ठीक है। एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग, एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग मिसिंग है, अगला ये मसला है। तो देखिए अगर हम इसे लिस्टेड कंपनी समझें तो with regards to foreign associate country of incorporation is not disclosed, with regard to foreign associate aggregate percentage is not disclosed। ये दो मसले हो गए, ये तो लाइन अभी छोड़े ना। However in first bullet fifth schedule also requires registered address to be disclosed। अच्छा अब ये लाइन छोड़ें ज़रा, ये सारी लाइनें फिफ्थ शेड्यूल के लिए थी। अब लिस्टेड कंपनी की डिस्कशन होगी। अब मैं करता हूँ अगर ये नॉन लिस्टेड है, अगर नॉन लिस्टेड है तो नेम बताना है, कंट्री बतानी है। तो नेम देखिए बताया हुआ है, कंट्री मिसिंग है, एक ये मसला हो गया नॉन लिस्टेड में, कंट्री मिसिंग है, पहला ये मसला हमने निकाल लिया। अगला मसला मोहतरम ये है कि सवाल में एक लाइन लिखी हुई है उसमें लॉ में कि बेसिस ऑफ एसोसिएशन आपने नहीं बतानी। अब अगर बेसिस ऑफ एसोसिएशन बता दिए आपने तो ज्यूम करें ये अनलिस्टेड कंपनी है। अगर बेसिस ऑफ एसोसिएशन बता दिए तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल है, ये देने की ज़रूरत नहीं थी। तो सवाल ने ये भी पूछा हुआ एडिशनल और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताएं। तो ये विद रिगार्ड टू ये बेसिस ऑफ एसोसिएशन इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। और अगली चीज़ देखें लॉ में जो लिखी हुई है, हाउएवर इन फर्स्ट बुलेट, अच्छा ये तो रिक्वायरमेंट फिफ्थ शेड्यूल में है ही नहीं, इसलिए ये वाला भी कोई डिस्क्लोजर नहीं बनता। एग्रीगेट परसेंटेज वाला पीछे ये बच गई। हाउएवर इन फर्स्ट बुलेट फिफ्थ शेड्यूल ऑल्सो रिक्वायर रजिस्टर्ड एड्रेस टू बी डिस्क्लोज। फिफ्थ शेड्यूल रजिस्टर्ड एड्रेस भी मांगता है। अब ज़रा सवाल की तरफ आएँ। रजिस्टर्ड एड्रेस जो है वो डिस्क्लोज करना ज़रूरी है फिफ्थ शेड्यूल के मुताबिक। तो एक लाइन हम और डालेंगे, विद रिगार्ड टू फॉरेन एसोसिएट रजिस्टर्ड एड्रेस इज नॉट डिस्क्लोज्ड। बाकी यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं और उसकी बात है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में और रॉयल्टी के अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है फिफ्थ और फोर्थ शेड्यूल में। तो उसमें एक ही बात चलेगी कि एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मिसिंग है और रॉयल्टी वाले का रजिस्टर्ड एड्रेस मिसिंग है। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मिसिंग है और रॉयल्टी वाले का रजिस्टर्ड एड्रेस मिसिंग है। तो लिस्टेड अनलिस्टेड में यहाँ कोई सोल्यूशन में फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट,
अच्छा जी, सेल वो इस सवाल में सेल रिकॉर्ड हो गई थी और अकाउंटिंग एंट्री और कोई नहीं हुई, तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन नहीं हुई, बस उससे गुजारना था। कस्टमर से एडवांस आया वो रेवेन्यू में डाल दिया, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी थी। बस ये दो गलतियां थी इसमें, तो ऐसा जो मसला नहीं। ये एथिक्स का सवाल था थ्योरी का। ये भी इजी कैलकुलेशन है, आपने सवाल देख के कर ली होगी, ये भी इजी कैलकुलेशन है। कॉस्ट ऑफ वर्किंग वन करनी थी ना, तो वर्किंग वन में एडवाइज़र की फ़ी रेलिवेंट है, इसको इग्नोर करना था। बाकी ये जो यूएस कंपनी है ये तो फॉरेन है, फॉरेन कंपनी में सिर्फ सेल दिखनी होती है, बाकी चीज़ें रेलिवेंट थी। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, नहीं वो तो 3 सिनेरियोज थे कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में, ऑलवेज ट्रीटेड एज सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, बात तो गलत है। ये आसान कैलकुलेशन थी, इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनरेस हो गया था, तो दिसंबर पे खड़े होकर जो डिलीवरीज रह गई थी उनका इनफ्लो आउटफ्लो आपने निकालना था और उससे कंपेयर करना था पेनल्टी से। वेंचर इज मल्टीनेशनल कंपनी engaged in the various business. Jimgo pay as you go. Jim introduced a customer loyalty scheme whereby if a customer pays for 9 visits and has loyalty card stamped, the 10th visit is provided free of charge. तो कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट्स उसको मिलते हैं, एक विज़िट मुफ्त में मिल जाता है। कस्टमर्स ने विज़िट किया 94,995 दफ़ा, सारे कस्टमर्स ने मिला के, पेइंग 1,000 पर विज़िट। तो यहाँ से हमें पता चल जाना था कि हमारा रेवेन्यू कितना है। 94,995 ज़रब 1,000, यहाँ से इन कस्टमर्स का रेवेन्यू पता चल जाना था। 94,995 ज़रब 1,000, ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस आ जानी थी जिन्होंने विजिट किया उसकी। अर्निंग का राइट टू मैक्सिमम ऑफ 10,555। ज़हरी बात है, एक विज़िट जितने आप विज़िट्स करते हैं 9 विज़िट्स, उस 9 विज़िट पर एक विज़िट आपको मुफ्त है, यानी 9 चीज़ों पर एक विज़िट आपको मुफ्त है। तो 94,995 विज़िट किए डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 10,555 विज़िट आपको मुफ्त में मिलेंगे। लेकिन और हर विज़िट की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस वही है 1000। लेकिन एक बंदे की बात है, मैंने ये कहा था कि लॉयल्टी पॉइंट्स में ये ना देखें कि आपने उसको ऑफ़र कितने किए हैं, ये सोचें वो अवेल कितने करेगा। हमारी एक्सपेक्टेशन है वो 7400 अवेल करेगा, उसमें से उसने 4,350 अवेल कर लिए हैं। तो वही क्लास वाली कैलकुलेशन, 7400 के ऊपर आपने ये वाली कैलकुलेशन करनी है और उसके बाद आपने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालनी थी, कितने परसेंट कंप्लीट हो गया, और उसका रेवेन्यू बुक कर लेना था। Layer has recently started issuing vouchers to customers when they stay in its hotels. The vouchers entitle the customer to a 3,000 discount on a subsequent room booking within 3 months of their stay. At the year end, there are vouchers worth rupees 20 million which are eligible for discount. Historical experience has shown that only 1 in 5 vouchers are redeemed by customer. तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रूम्स, इसी असल इनकम ये थी सेल जो आपकी, ये सेल 300 की हो गई थी, अब सेल 300 मिलियन की आ गई। अब सवाल कहते हैं द वोचर्स एंटाइटल कस्टमर टू पे 3,000 डिस्काउंट ऑन अ सब्सिक्वेंट रूम बुकिंग विद इन 3 मंथ्स ऑफ देयर स्टे। 3 मंथ के अंदर अंदर उनको जो है वो 3,000 डिस्काउंट मिल जाना है। एट द ईयर एंड देयर आर वाउचर्स वर्थ रुपीज़ 20 मिलियन विच आर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। 20 मिलियन के वाउचर्स हैं एलिजिबल फॉर डिस्काउंट। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस शो करता है कि सिर्फ 1/5 वाउचर्स रिडीम होंगे। अब जो सवाल में 3,000 था उसको हमने कुछ नहीं करना था, उसने वो खुद ही हमें निकाल के दे दिया है कि टोटल वोचर्स की प्राइस कितनी है। टोटल वोचर्स की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 20 मिलियन है, लेकिन हमारा तजर्बा है कि सिर्फ 1/5 आएंगे, तो 20 मिलियन ज़रब 1/5 इस स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, क्योंकि हम अपने तजर्बे की बेस पे देखते हैं कितना चांस है कि वो लोग आएंगे। तो 1/5 आने का चांस है, तो 1/5 से इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे एक दो सवालों में लिखा था 80% प्रॉबिलिटी है उसके आने की, तो 1/5 लोगों के आने का चांस है, तो इसलिए हमने 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी जो कैलकुलेशन आसान थी। बाकी सवाल में 20% नॉन रिफंडेबल एडवांस आया था, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था। जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो फिर रेवेन्यू बुक कर लें। नॉन रिफंडेबल एडवांस मैंने आपको बताया था कभी भी इनकम नहीं होती। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया तो फिर रेवेन्यू बुक कर लें। 2 यूनिट्स आपने अल्फ़ा के बेचे हैं और आपने 25% डिस्काउंट वोचर भी दिया है और ML एस्टिमेटेड 40% लाइकलीहुड ऑफ कस्टमर अवेलिंग द ऑप्शन। तो बस उसी तरह आपने कैलकुलेशन करनी थी।
लाइन पढ़ें, सोल्ड 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा एंड कस्टमर इज पड़े विद एन ऑप्शन टू परचेज एन अदर यूनिट, यानी 1 यूनिट विद इन 12 मंथ्स। 1 यूनिट तो मोर ले सकते हो 12 महीने में। अब वो 1 यूनिट कितने का होगा? वो 1 यूनिट जो ले सकता है कस्टमर वो 10 मिलियन का होगा। 10 मिलियन के यूनिट पर उसे 25% डिस्काउंट मिलेंगे। कितनी चीज़ें लेने आएगा? 1 यूनिट सिर्फ, एन अदर यूनिट। तो 1 यूनिट लेने आएगा, उस पर उसे 25% डिस्काउंट मिलेगा, इसके आने का चांस 40% है। तो ये डिस्काउंट वाउचर की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका था। कस्टमर को एक ऑप्शन दिया कि तुम्हें कस्टमाइज चीज़ बना देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विल टेक एन एवरेज ऑफ 2 ईयर, 2 साल में उसे बना के देंगे। एंटिटी हैज़ नो अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ अल्फा, इस यूनिट का एंटिटी के कोई इस्तेमाल का नहीं होगा क्योंकि स्पेशली उसके लिए बन रहा है, और हमारे पास पेमेंट का राइट है जितना काम कर दें उस हद तक। तो वो रेवेन्यू रिकॉर्डिंग ओवर टाइम का तीसरा वाला क्राइटेरिया हमारा पूरा हो रहा है, इस वजह से रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे ओवर टाइम। इसलिए जो कमीशन पे किया सेल्स एम्प्लॉयज़ को, उसको भी ओवर टाइम बुक करेंगे 2 सालों पे, जितना अरसे पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करने की कॉस्ट है 11 मिलियन। इस 11 मिलियन की अमोर्टाइजेशन 20% का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सवाल में उसने रेवेन्यू की डिस्कशन खाली मांगी हुई है। तो मशीन इज़ 20% कंप्लीट एट ईयर एंड, तो 13 का 20% हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, और इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी आ जाएंगी। तो पहले हमने ये लिखा है, ये वाला क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, इसलिए रेवेन्यू ओवर टाइम रिकॉर्ड करेंगे। कमीशन को 2 लाख को कैपिटलाइज करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइज करेंगे। वैसे ये ना भी लिख के आते, खाली उसने रेवेन्यू की डिस्कशन मांगी हुई थी। डिस्कस द रिकॉग्निशन एंड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, रिकॉग्निशन एंड अमाउंट, रिकॉर्ड कैसे करेंगे और उसकी अमाउंट, और हम कंप्यूट भी करें रेवेन्यू वेर एवर पॉसिबल। तो ये कंप्यूट हमने कर दिया रेवेन्यू 2.6 का। एफएल प्रोमिसेस टू डिलीवर अल्फा एंड बीटा फॉर 15 मिलियन पेबल अप फ्रंट। अल्फा एंड बीटा इकट्ठी हम बेच रहे हैं, अब बीटा कोई और नई चीज़ आ गई है 15 मिलियन। अल्फा विल बी डिलीवर्ड आफ्टर 2 years एंड बीटा आफ्टर 5 years। एमएल एलोकेट्स दैट 15 मिलियन टू अल्फा एंड बीटा एट एन अमाउंट ऑफ 10 मिलियन एंड 5 मिलियन। 15 मिलियन का ब्रेकअप ये है कि एक 10 मिलियन की बेच रहे हैं, एक 5 मिलियन की बेच रहे हैं। एमएल कंक्लूड्स दैट फाइनेंसिंग रेट इज 10% इज अप्रोप्रिएट बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन क्रेडिट स्टैंडिंग एट कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन, यानी कि हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है मार्केट में उसके मुताबिक 10% का इंटरेस्ट रेट है। तो 1 जनवरी 20 को हमने एंट्री कर देनी थी कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, क्योंकि सारे पैसे आ गए हैं। एमएल प्रोमिसेस टू डिलीवर अल्फा एंड बीटा फॉर 15 मिलियन पेएबल अपफ्रंट। इसके बाद अल्फा विल बी डिलीवर्ड आफ्टर 2 years एंड बीटा आफ्टर 5 years। एमएल एलोकेट्स 15 मिलियन को 10 और 5, इट इज़ बेस्ड ऑन देयर relative standalone selling prices. ML conclude that a financing rate of 10% is appropriate. Pause करना। अच्छा, इस सवाल में अगर आपने सेल निकाल के रखनी है पहले से, क्योंकि ये सवाल एडवांस फ्रॉम कस्टमर टाइप है ना, तो इसमें सेल पहले से निकाल के रख लेंगे। तो सेल अगर आपने पहले से निकाल के रखनी है तो आपने ऐसे करना था 10 मिलियन इंटू कितने अर्से बाद डिलीवर होने, अल्फा जल्दी ढूंढें आफ्टर 2 years एंड बीटा आफ्टर 5 years। तो 10 मिलियन इंटू 1.1 रेज टू पावर 2, और दूसरे की जो आपने सेल निकालनी थी 5 मिलियन इंटू 1.1 रेज टू पावर 5, ये दोनों की सेल निकल आनी थी, ये दोनों की सेल निकल आनी थी। और हमारा सवाल शुरू होना था यहाँ से, कैश आना था 15, पहले साल का इंटरेस्ट रिकॉर्ड होना था, फिर जमा होकर एक फिगर आ जानी थी, फिर दूसरे साल का इंटरेस्ट रिकॉर्ड होना था इसी ऊपर वाली फिगर के ऊपर जो ये आई है, यहाँ पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड होना था, फिर दूसरे साल के एंड के ऊपर हमने खड़े होना था, यहाँ पे फिर हमारी सेल बुक होनी थी, और सेल जो बुक होनी थी वो इस वैल्यू पे बुक होनी थी। तो सारी बात करने का मकसद ये है कि सेल को रिकॉर्ड नहीं करना था सवाल में। द रीज़न इज़ कि हमारे साल सेल रिकॉर्ड नहीं होनी, तो इसलिए नो सेल विल बी रिकॉर्डेड इन आवर ईयर, लेकिन कैलकुलेशन कुछ ऐसे होनी थी। क्लियर? 15 मिलियन पे इंटरेस्ट निकलना था, कैरिड ऑन आ जाना था, फिर इंटरेस्ट निकलना था, फिर सेल बुक होनी थी। लेकिन सेल प्लीज़ 10 पे बुक नहीं होनी थी, सेल फ्यूचर वैल्यू पे बुक होती है, 10 इंटू 1.1 रेज टू पावर 2। ओके,
कंसोलिडेशन में सेल आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, अदर इनकम आ रही है, फाइनेंस कॉस्ट आ रही है, टैक्स आ रहा है, सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स को हमने मैयर किया है ओसीआई पर और रिटेन अर्निंग्स आ रही हैं, रिवैल्यूएशन इज कैरिड एट एंड ऑफ ईयर। सब्सिडरी को हमने एक्वायर किया है पिछले साल, एसोसिएट को हमने एक्वायर किया है हमारे साल। डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर एज फॉलोज। कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ एसएल कंप्राइज इशुएंस ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 ईयर्स। ये तो आसान बात है, शेयर्स विल बी इशूड ऑन 30 जून 2019, हमारे साल शेयर इशू किए जाएंगे। फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स ऑफ सीएल वाज 25, 23 एंड 28। तो फेयर वैल्यू तो उसी दिन की लेते हैं वर्किंग वन के अंदर, जिस दिन आपने जो है वो शेयर एक लफ्ज़ पढ़ेंगे और से, शेयर्स विल बी इशूड ऑन 30 जून 19, शेयर 30 जून 19 को इशू होंगे। तो जब शेयर 30 जून 19 को इशू होंगे तो फिर हमारी किताबों में सबसे पहले आएगा इन्वेस्टमेंट डेबिट और परचेज कंसिडरेशन पेएबल क्रेडिट। क्यों 1 अक्टूबर 18 को परचेज कंसिडरेशन पेएबल आएगा? इस वजह से कि अभी शेयर जो है वो हमने इशू नहीं किए, लेकिन बैलेंस शीट का सवाल था नहीं, इसलिए शेयर कंसिडरेशन पेएबल, परचेज कंसिडरेशन पेएबल आपको लफ्ज़ कहीं नज़र नहीं आया। अच्छा, जब शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं, जब शेयर्स इशू करने का वादा कर लिया जाता है, तो मैंने कहा था कि जब फिज़िकली शेयर इशू होते हैं तो उस वक़्त की शेयर प्राइस को नहीं देखा जाता, इसलिए फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ सीएल वाज 25, 23 एंड 28। मेरे लिए सिर्फ 25 रेलिवेंट है, बाद में इनको वर्सेस वाली कैलकुलेशन से नहीं गुजारना होता। तो ये देखिए, हमने 25 पर शेयर के एतबार से कैलकुलेशन की है, और जब वर्सी वाली कैलकुलेशन से गुजारना नहीं तो फिर अगले साल जब शेयर इशू होंगे तो कोई गेन लॉस भी नहीं आना। हमारे साल शेयर इशू होंगे ना तो कोई गेन लॉस नहीं आएगा, क्योंकि वर्सी वाली कैलकुलेशन इसमें होती नहीं। पेज पता नहीं 27 था किताब का, वहाँ जाके इन सिनेरियोस को देख लें। शेयर इशू रिकॉर्ड नहीं हुए, कोई नहीं, ठीक है, हमने वर्किंग वन में रिकॉर्ड कर लिया सारा। An amount of 500 million is payable on 1 January 2020 that was contingent upon the post acquisition performance of SL। ये अमाउंट पे होनी है 1 जनवरी 20 को। 1 जनवरी 20 का मतलब है हमारे साल से अगले दिन। डेट वॉज पोस्ट एक्विजिशन परफॉर्मेंस। फेयर वैल्यू ऑफ दिस कंटिजेंट वॉज एस्टिमेटेड 300 मिलियन। ये वर्किंग वन में चली जानी थी। 31 दिसंबर 18 को इसको वर्सी वाली कैलकुलेशन से गुजारना था और 20 का गेन आना था, तो इसको पिछले साल डालना था उसमें, पिछले साल की इनकम में, हमारे साल के पीएनएल में नहीं। हाउएवर बाय 31 दिसंबर 19 इट इज़ क्लियर दैट वी वुड पे 90% ऑफ दिस अमाउंट। अब 300 का 90% 270 बनेगा मेरे ख्याल से। 270 पर असल में अब हमने पेमेंट करनी है और हमारी पड़ी हुई है 280 पे, तो 10 का डिफरेंस आ जाना था। अच्छा सॉरी, 500 है टोटल, 500 मिलियन। तो 500 मिलियन का 90% हमने पे करना है, तो 500 का 90% जो है वो 450 आ जाना था। 280 पे हमारी पड़ी है, तो ये 170 एक्सपेंस आ जाना था फॉर द ईयर। कैश पेमेंट ऑफ 2 पर शेयर शेल ऑल्सो भी पेड ऑन 30 सितंबर। ये जो पैसे ले लेना वाली ट्रांजैक्शन है, होल अमाउंट इज डेबिटेड इन एडमिन एक्सपेंस। हमारे साल पे की और सारी एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दी। तो ये कैश पेमेंट है, 42 मिलियन शेयर्स हमने खरीदे हैं 2 रुपये पर शेयर के, तो इसकी पीवी इधर डालनी थी, लेकिन इसको फिर अनवाइंड करना था। अनवाइंड करने का तरीका ये था कि 76.4 इंटू 7, लेकिन 7.6 का सिर्फ रेलिवेंट पोर्शन हमारे साल के पीएनएल में डालना था, पूरा नहीं डालना था। इस वजह से कि 7.6 जो है वो हमारे साल से नहीं पिछले साल से भी रिलेट करता है, तो 7.6 का 9/12 हमारे साल में डालना था। देखना, हमने 1 अक्टूबर को ख़रीदा है और कैश पेमेंट 30 सितंबर 19 को है, इस वजह से। पॉइंट 2 तो आसान था। पॉइंट 3, वी परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स। पिछले साल खरीदी है फॉर 50 मिलियन एंड रेंटेड आउट टू एसएल ऑन 1 नवंबर 18, और पिछले साल किराए पे दे दिया 1 मिलियन पर मंथ। एंड रेंट इज पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड पे रेंट पे होना है, यानी नवंबर का रेंट नवंबर दिसंबर जनवरी में पे होगा, फरवरी आगे नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी एंड पे, फरवरी मार्च अप्रैल का अप्रैल के एंड पे होगा, एंड सो ऑन। द प्रॉपर्टी वॉज कैरिड इन सीएल बुक्स एट फेयर वैल्यू ऑफ 52 मिलियन एंड 44 मिलियन। 50 वाली प्रॉपर्टी 44 पे चली गई, ये तो पिछले साल का गेन लॉस है।
हमारे साल का गेन लॉस था 50 और 44। तो 50 और 44 को पकड़ के आपको मैंने ये एडजस्टमेंट पढ़ाई थी कि अगर पेरेंट सब्सिडरी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किराए पे दे दो तो वो पेरेंट की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रही होती है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो पीपीई है। तो इसलिए सबसे पहले हमने इस गेन को उल्टाना था, 52 वर्सेस 44 वाला गेन या लॉस है जो भी है। 50 और 52 का गेन, 50 और 52 का डिफरेंस ये पिछले साल उलटना था, और अब हमारी 52 से 44 पे चली गई, तो 52 और 44 का डिफरेंस लेना था। 50 और 52 का डिफरेंस पिछले साल उल्टेगा, वो पिछले साल के पीएनएल में जाएगा, हमारे साल के पीएनएल में नहीं जाएगा। 52 और 44 का डिफरेंस हमारे साल उल्टाएंगे। और अगला काम ये करना था कि इसको पीपी में डाल के इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी थी हमारे साल की, और वो डेप्रिसिएशन जो है वो फिर खर्चों में जानी थी। लॉस रिवर्स हो गया, इसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन पूरे साल की। और एक और काम करना था कि एक्रूअल ऑफ रेंट वो रिकॉर्ड नहीं कर सका आखिरी 2 महीने की, तो सीएल कौन है? पेरेंट ने रेंट रिकॉर्ड नहीं किया आखिर, तो उसकी इनकम में डाल देना था, पेरेंट की इनकम में डाल देना था आखिरी 2 महीने का रेंट, ये पेरेंट की इनकम में चला गया। लेकिन इन द एंड आपने एक काम जरूर करना था कि 12 को एक की इनकम से और एक के खर्चे से निकाल देना था, क्योंकि ये आपस की इनकम और आपस का एक्सपेंस है। नेक्स्ट, ऑन 28 दिसंबर 2019 एसएल एंड टीएल डिक्लेयर्ड 5% डिविडेंड विच विल बी पेड ऑन अगला साल। तो पेड नहीं है, अनपेड है डिविडेंड। सीएल रिकॉर्डेड इट्स शेयर फ्रॉम एसएल, एक से रिकॉर्ड कर लिया, जिससे रिकॉर्ड कर लिया है तो वो अदर इनकम में पड़ा हुआ है, उससे माइनस करते हैं। शुक्र है दूसरे से रिकॉर्ड ही नहीं किया एसोसिएट से, तो अदर इनकम से निकालने की जरूरत ही नहीं। ग्रुप फॉलोज कॉस्ट मॉडल फॉर लैंड। अब ग्रुप फॉलो करे कॉस्ट मॉडल लैंड के लिए, तो इसलिए पेरेंट की किताबों में नहीं आ रहा, तो सब्सिडरी की किताबों में ये गेन उड़ा देना था, इस गेन ने नज़र नहीं आना था, ताकि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी हो। लेकिन एसोसिएट का गेन एज इट इज़ नज़र आने देना था, इसमें कोई मसला नहीं है, एसोसिएट के लिए हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अगली एडजस्टमेंट देखें, VII। और 1 अगस्त 2019 हमारा साल ख़त्म होने से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने पहले एसएल ने इशू किए हैं 1 मिलियन डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, यानी सब्सिडरी ने लोन लिया है, प्रीमियम पे इशू किए हैं। कूपन इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम। पेरेंट ने और एसोसिएट ने उसके डिबेंचर ख़रीद लिए हैं। भाई अब एसोसिएट सब्सिडरी के डिबेंचर ख़रीदे, इस तरह की तो हमने कोई डिस्कशन नहीं पड़ी थी कंसोलिडेशन में, तो एसोसिएट के एतबार से तो कोई कैंसिलेशन की ज़रूरत नहीं है, बस पेरेंट और सब्सिडरी के एतबार से चीज़ों को देख लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि सब्सिडरी और एसोसिएट की कोई आपस की चीज़ें भी हमने पढ़ी हों, तो इसलिए बस जो एसोसिएट ने कर लिया वो बस उसको किया रहने दें, उसकी तो कोई रिवर्सल की ज़रूरत नहीं, बस पेरेंट के एतबार से देख लेते हैं और सब्सिडरी के एतबार से। तो सब्सिडरी ने लोन लिया है तो सब्सिडरी ने अपनी इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की होगी, पेरेंट ने लोन दिया है, पेरेंट ने, सब्सिडरी ने अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा, लोन लिया है, पेरेंट ने लोन दिया है तो पेरेंट ने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की होगी। अब आपस का इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस रिवर्स करना है, उसके लिए मैं 1 मिलियन से कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं 0.2 से करूंगा, क्योंकि बाकी तो इसने लोन किसी और से लिया, सिर्फ 0.2 मिलियन इसने डिवेंचर्स जो है वो परचेज़ किए हैं पेरेंट ने। तो पेरेंट के एतबार से मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 0.2 मिलियन डिवेंचर्स इंटू 110, ये वो है जो इसने लोन दिया है सब्सिडरी को। आगे इफेक्टिव रेट और कूपन रेट। अब इफेक्टिव रेट 18% है, तो 4% को बेस, 4 रुपये को बेस बना के आप 4 को करेंगे 5/12। एक की किताबों में इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी, वो उल्टा दें, और दूसरे की किताबों में इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होगा, वो उल्टा दें। अच्छा जी, इसके बाद डिबेंचर्स आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट बाय एसएल एंड एफईटीओसीआई बाय सीएल। टीएल को तो छोड़ें यार, टीएल तो को तो छोड़ें, वो तो एसोसिएट और सब्सिडरी के दौरान जो मर्जी डील होती रहे। और एफईटीओसीआई पे रखे हुए पेरेंट ने। अब पेरेंट ने जब एफईटीओसीआई पे रखे होंगे तो पेरेंट ने अपनी किताबों में आपस का गेन भी रिकॉर्ड कर लिया होगा, तो क्योंकि जब फेयर वैल्यू पे लेके गया होगा तो पेरेंट की किताबों में गेन आ रहा है, गेन ऑन रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, ओसीआई वाला,
तो पेरेंट की किताबों से ये गेन भी उठा दें, बस ये आपस का गेन है। वो फेयर वैल्यू उसने डिवेंचर्स की दी नहीं ईयर एंड पर, वो हम आगे कॉलम्स नहीं बना सकते इसके आगे। फेयर वैल्यू डिफरेंस एज ऑन, डिफरेंस फॉर द ईयर, उसने डायरेक्ट गेन ही दे दिया हमें, तो बस गेन को उल्टा दें, ये आपस का गेन है। और आगे जी गुडविल इम्पेयर होगी 10% से, बस ठीक है। अच्छा जी, लीज़ थी, लीज़ में लेसी में फेयर वैल्यू तो हमने इग्नोर करनी होती है। फिर उसके बाद लीज़ इंसेंटिव को पहले डाउन पेमेंट एडवांस जो भी था उसमें से माइनस कर देना था, ये डाउन पेमेंट थी। उसके बाद एक्सटर्नल लीगल एडवाइज़र को पैसे दिए हैं, ये आईडीसी थी। और पहले इसकी ROU डेबिट पेबल क्रेडिट एंट्री करनी थी, फिर जब पे हुआ तो पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। और यकम अप्रैल को एस्टिमेट किया कॉस्ट रिलेटेड टू रिस्टोरेशन। PV ऑफ डी कमीशनिंग आप लोगों ने कैलकुलेट करनी थी। लीज रेंटल्स आर फिक्स्ड एनुअल फॉर फर्स्ट 5 ईयर इन एडवांस, पहले 5 साल के एडवांस में हैं, और 1 मिलियन के फिर हैं अगले 5 साल, और वो एरियर में हैं। तो ये एक बड़ी मज़े की कैलकुलेशन बननी थी। जो एडवांस में है वो तो पहले के अलावा बाकी बच जाने थे, तो उनको उठा के 1 साल पीछे ले आना था। 1 2 3 4, तो ये 4 बच रहे हैं, 4 को सिंपल पीछे ले आएँ। और जो ये वाले हैं ना, ये वाले, ये असल में एरियर में हैं, तो इनको पहले उठा के आपने जो है वो जब लाना था ना पीछे, तो ये ऑटोमेटिकली 1 साल पीछे ला के इन्होंने अपने आप को छोड़ देना था, फिर वहाँ से आगे आपने यहाँ पे लेके जाना था। तो सबसे पहले हमने इनको डिस्काउंट किया, फिर ये जो -5 की है वो ये वाला किया है, 23 24 25 26 27, यहाँ से गिने 22 का पहला साल ख़त्म होगा 23 को, 23 24 25 26 27। तो पहले आप इनको उठा के 1 साल पीछे लाए हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से डायरेक्ट उठा के रेज टू पावर -5 पीछे लाए हैं, तो ये एक डिस्काउंटिंग मज़े की थी। बाकी CCL एंड BCC लिमिटेड एग्रीड एट कमेंसमेंट ऑन रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10 मिलियन, गारंटी हुई है 10 मिलियन की, लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि एसेट की फेयर वैल्यू होगी 92 लाख, तो फिर 8 लाख इज़ एक्सपेक्टेड टू बी पेड है, उसको आपने GRV में ले जाना था, GRV एक्सपेक्टेड टू बी पेड। और ये तो लेसर का अंदाज़ा है, लेसर का अंदाज़ा छोड़ें, हम तो लेसी का अंदाज़ा देख रहे हैं। और IDC है 27,000 की, ABC ने पे की है, तो ये तो लेसर की IDC है। तो लेसी की IDC लेनी थी। और इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ये है, लेसर इम्प्लिसिट रेट इज़ नॉट नोन। अब लेसर इम्प्लिसिट रेट इज़ नॉट नोन, तो फिर वो लेसी वाला यूज़ कर लेंगे। और तो मेरा नहीं ख्याल है सवाल में सच कोई चीज़ है। दो सालों की इंटरेस्ट मांगी नहीं है, डीकमीशनिंग का भी वो इंटरेस्ट वगैरह निकालना था, और डीकमीशनिंग की प्रेजेंट वैल्यू को एसेट की कॉस्ट में भी डालना था। क्लासिक कार्स एंटर्ड इनटू अ नॉन कैंसिलेबल लीज विद स्प्रे गन ऑन यकम सितंबर, 5 ऑटोमेटिव स्प्रे गन्स, द फॉलोइंग लीज पेमेंट्स आर पेबल इन एवरी। लो वैल्यू एसेट्स हैं, year 1, year 2, year 3. There is an option to extend the lease for further 2 years. For these 2 years, annual rentals are ये at the commencement of lease it is reasonably expected कि हम करेंगे, तो फिर लीज टर्म 5 साल ले लेनी थी। और हम रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस की तरफ जा रहे हैं, यानी लो वैल्यू एसेट में हम उसको रेंट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। अब रेंट एक्सपेंस पर स्ट्रेट लाइन बेस पे निकाल लेना था आप लोगों ने, जो भी किराया था उसको 5 गन से मल्टीप्लाई करना था, ये टोटल किराया निकल आना था। टोटल किराए को 5 साल पे डिवाइड करके ये 1 साल का किराया, लेकिन क्योंकि लीज़ हमारे साल 4 महीने चली है, तो ये 4 महीने का किराया रिकॉर्ड होना था। पे हो नहीं रहा, एरियर में है, इसलिए एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट एंट्री हो जानी थी। ठीक है जी, अल्लाह आप हजरात को पास करे, क्लोज करेगा।